सुपर अन्ना डे 1 कलेक्शन 200 मिलियन 1000 करोड़ लोडिंग गूस बम्पा धुरंधर क्राइंग इन कॉर्नर यश बॉस और फायर 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 इमोजी आई एम होम डैडी। इतनी सारी नई चीजें एक टीजर में कैसे दिखा सकता है यार कोई। सेम टू सेम KGF 1 और KGF 2 वाली वाइब हमने कभी नहीं देखी। सेंसलेस एक्शन और सेंसलेस खून खराबा वो भी हमने पहले कभी नहीं देखा। टूटी इंग्लिश में आवाज भारी करके स्लो मोशन में हीरो बोल देगा कोई इंग्लिश का डायलॉग, ये भी हमने पहले कभी नहीं देखा। उफ सो मच न्यू, आई एम टायर अन्ना। ये सेम चूतियापे को कब तक रिसाइकल करेंगे। इस पूरे के पूरे टीजर पे ना येलो टिंट लगा दो ना, ये लगे तुम्हें KGF 3। टीजर में नियरली 40% से ऊपर CGI और VFX के शॉट्स हैं और उन मेजॉरिटी VFX और CGI वाले शॉट्स को फास्ट कट्स पे लगा दिया। इनफैक्ट इतना फास्ट दौड़ा दिया कि कोई स्पॉट ही ना कर पाए इनके भद्दे VFX। ये टीजर का ओपनिंग शॉट है, द वेरी ओपनिंग शॉट। जो एरिया लिट अप है बीच में, उसके साथ में देखो सारा का सारा CGI सब नकली। ये एक्सप्लोजन का शॉट देखो, ये वाला एक्सप्लोजन का शॉट देखो। इस वाले शॉट में गाड़ी के साथ बारिश हो रही है, रात का शॉट है और साथ में यश खड़ा होकर दारू पी रहा है। पूरे का पूरा शॉट ऐसा लग रहा है कि ग्राफिक है किसी गेम का। इस शॉट में ये सर्कस का सेट लगाया है इन्होंने सपोजिटली, और ये देखने की डिटेल में देखने की भी जरूरत नहीं है कि सारे का सारा एनवायरनमेंट CG है। इन हाथियों को देख के तुम्हारे को ये नहीं लग रहा है कि इसने रोहित शेट्टी की सर्कस से ले लिए ये वाले हाथी। ये ट्रेन का सीन देखो जरा, पूरी की पूरी ट्रेन, आसपास की हर चीज ग्रीन स्क्रीन के ऊपर है। ऊपर से ये इंस्पायर्ड कहां से है, रेड डेड रिडेम्पशन 2 से। टीजर में ये पोर्ट वाले शॉट का स्क्रीनशॉट लेना और किसी अपने भाई दोस्त को दिखा देना जो फेमिलियर नहीं है इस टीजर से, जिसने टीजर नहीं देखा। छूटते ही वो ये बोलेगा कि किसी वीडियो गेम से स्क्रीनशॉट है ये फिर समंदर का शॉट पूरा का पूरा कंप्यूटर जनरेटेड। अगर तुमने बचपन में नीड फॉर स्पीड कार्बन खेली है ना, ये वाला शॉट देख लेना टीजर में से हूबहू नीड फॉर स्पीड कार्बन का कॉपी लगता है। लाइव एक्शन फिल्में देखी होंगी आपने, बिल्कुल लाइव एक्शन फिल्मों का फील है इस टीजर का। मतलब आधी चीजों की फिजिकलिटी असली है और आधी कंप्यूटर जनरेटेड है। बम धमाके, आग, एक्सप्लोजन जितने भी टीजर में दिखाए हैं वो कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट है थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ द टीजर। लेकिन टेक्निकलिटीज पे कौन ध्यान देता है, वो तो नेगेटिविटी होती है। प्रॉपर्ली डन अच्छे दिखने वाले VFX और CGI किसको चाहिए, वो तो नेगेटिविटी होती है। यश भाई का सामान पकड़ के अगर झूलना हो वो हमें बताओ, वो हम कर देंगे बस। लिटरली वॉर 2 जितने उस लेवल के जितने बुरे CGI VFX दिख रहे हैं इस टीजर में, लेकिन उसके बारे में बात थोड़ी करनी है, वो तो नेगेटिविटी हो जाएगी। द आयरनी हियर इज द फैक्ट कि जिस लेवल के खराब CGI और VFX इस पूरे के पूरे टीजर में दिखाए गए हैं ना, अगर यही चीज किसी बॉलीवुड फिल्म में दिखा दी होती ना तो उसकी धी पिट चुकी होती अब तक। टीजर में एक चीज है और खाली एक ही चीज है जो काफी प्रेज वर्दी है और काफी लोगों ने इसको ओवरलुक कर दिया होगा। मैं बताता हूं, इन्होंने फिल्म में डिफरेंट टाइमलाइंस को सजेस्ट करने के लिए डिफरेंट टाइमलाइंस में डिफरेंट वेपन्स दिखाए। थॉमसन SMG MP40, वेवली रिवॉल्वर उजी, ली एनफील्ड M16 एंड AK-47। ये सारे के सारे वेपन्स, ये सारी की सारी गन्स अलग अलग डेकेड्स में इंट्रोड्यूस हुई थी इंडियन मार्केट्स में। अब देखना ये है कि किस डेकेड में ये कौन सी गन दिखाते हैं या फिर वहां पे भी कब कर देते हैं। एक मुकेश जी से शक्तिमान का कैरेक्टर नहीं छूट रहा और दूसरा यश से रॉकी भाई का कैरेक्टर नहीं छूट रहा। KGF 1 और KGF 2 में जो रॉकी भाई का कैरेक्टर यश ने प्ले किया था, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे यश के करियर की फाउंडेशन इतनी हेवीली रखी जा चुकी है कि यश के लिए इस कैरेक्टर के साथ एसोसिएशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है दैट ही कैन नॉट आइसोलेट हिमसेल्फ कंप्लीटली फ्रॉम रॉकी भाई's कैरेक्टर। और एग्जैक्टली यही रॉकी भाई वाले कैरेक्टर का हैंगओवर तुम्हें कहां दिख रहा है, राया के कैरेक्टर। रॉकी भाई KGF 1 और 2 में खामा खा का डेमी गॉड हीरो ऑरा चोदते दिख रहे थे और टॉक्सिक में राया का कैरेक्टर खामा खा के इसी ऑरा के गोबर के उपले पाता दिखेगा। ओवरऑल नियरली सेम ही कैरेक्टर एस्थेटिक्स हैं राया और रॉकी भाई के, लेकिन इन ऑब्वियस चीजों पे कौन ध्यान देता है, वो तो नेगेटिविटी है। अगर फिल्म मिड 40s से लेके अर्ली या फिर मिड 70s तक भी जाती है तो भी इंडिया में कौन सा ऐसा माफिया बॉस था जो उस टाइम पर इतनी बड़ी दाढ़ी जो अभी इन ट्रेंड चल रही है और साथ ही फ्रेश अंडरकट करवा के घूम रहा था। और ये क्या ऑब्सेशन है टूटी इंग्लिश में हीरो से भारी आवाज करवा के अंड संड से इंग्लिश के डायलॉग बुलवा दो। डैडी इज होम, आई एम होम डैडी, मम्मी आई एम गोइंग, चाचू आई एम कमिंग। ये अधमरी इंग्लिश में बोले चिरकुंडे डायलॉग सुन के पता है किनकी झाटे इलेक्ट्रीफाई हो जाती है। तुम्हारे को विद एग्जांपल बताता हूं मैं। ये कमेंट मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे पिन है, पढ़ लेना। यश फुट इज बिगर देन शान पराशर। पराशर की स्पेलिंग मेरे चैनल पे लिखी हुई है वो गलत। पराशर होल करियर, होल की स्पेलिंग HOLE, करियर की स्पेलिंग करर CARER, करियर। एक्सेप्ट और क्राई, ही विल रूल इंडियन सिनेमा फॉर श्योर, श्योर में EE। अब ऐसे फैंस के सामने अगर हीरो भाई आवाज में बोल देगा डैडी आई एम होम, डैडी आई एम कमिंग, मम्मी आई वांट छोले भटूरे, तो क्या बोलेगा वो सामने से एक्साइटमेंट के बारे में, अरे यश भाई क्या बोल दिया, एक दिन इंग्लिश बोल दी, जल्दी आ जाओ 2 गुना लगान ले लो, इट इज ओवर, गिव अप राया। इनकॉन्सिक्वेंशियल चीजें हैं, कुछ भी जो मन में आता है इनका वो स्लो मोशन में बुलवा देते हैं। पहले ये स्लो मोशन शॉट कर देते थे, अब ये स्लो मोशन स्पीच कर दे रहे हैं। फिल्म में 5 हीरोइनें हैं, एक को नहीं दिखाया। VFX
CGI जहां पे कॉल आउट होते हैं वो सारे के सारे मेजॉरिटी शॉट इन्होंने फास्ट कट्स पे डाल दिए ताकि किसी को समझ ही ना आए। 1 मिनट 55 सेकंड का टीजर है, लेकिन वो कहना सिर्फ एक बात चाहता है। राया के कैरेक्टर को किसी ने ये बोल दिया ये करना इम्पॉसिबल है, लड़ाई इस बार अलग होगी। इंग्लिश में गिव अप राया बोल दिया और फिर यश भाई बोलते हैं गेम तभी ओवर होता है जब मैं बोलता हूं ओवर होता है, और इसी चलते किसी ने उनसे बदतमीजी कर दी होगी तो उसकी थूत थपेड़ दी। ये दिखाना था इनको, बस इसी चीज को दिखाने के बीच में सब कुछ डाल दिया। ऑल्दो आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट द फैक्ट कि इन्होंने टीजर में चीजें छुपा के रखी हैं हद से ज्यादा, दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू डू। लेकिन जो जिस्ट है ना टीजर की वो यही है कि इसको और चोदते हुए और ज्यादा दिखाओ। ग्लास में दारू घुमा दे रहा है, सिगरेट झाड़ दे रहा है, टब के अंदर मुंह दे के आंखें चौड़ी कर दे रहा है। ये हर चप्पल छाप मसाला साउथ इंडियन फिल्म का टेम्पलेट बन चुका है। ये इस फिल्म के अंदर इसके कैरेक्टर को, यश के कैरेक्टर को एक ग्रिटी और मिस्टीरियस तरीके से भी, एक माफियोसो के तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन जबरदस्ती का वायलेंस, ब्लड शेड, मार धाड़, उसके बिना तो मजा ही नहीं आता ना। उसके बिना तो ये फिल्में बन ही नहीं सकती, डीएनए में है ये। इंग्लिश में डायलॉग्स के साथ साथ इन फिल्मों में एक और नई ऑब्सेशन आ गई है आजकल, वो है जोकर के मास्क पहनकर साइकोटिक दिखने की। यहाँ पर भी वही हो रहा है। और अगर तुमने नोटिस किया होगा टीजर में राजा साहब का कैमियो भी दिखाया है। अबे प्रभास अन्ना है ये, हेटर सालो नेगेटिविटी फैलाते हो, ईस्टर एग है ये। फिल्म की कहानी के बारे में अभी तक ये बताया जा रहा है कि कहानी 1940s से लेके 70s के बीच में सेट है और फिल्म की मैक्सिमम कहानी होगी पोर्चुगीज रूल्ड गोवा के अंदर। अब टीजर में इन्होंने 2-3 लैंडस्केप दिखाए हैं, वो गोवा के तो फॉर श्योर नहीं है। अब मैं जानने में ये इंटरेस्टेड हूं कि ये कहानी कैसे लेके जाएंगे। इस शॉट में देखने को मिल रहा है दैट देयर माइट बी सम डीलिंग विद द चाइनीज। और टीजर के एक शॉट में आपने ये वाला प्लेन देखा होगा, ये अमेरिकन एयरफोर्स का कार्गो प्लेन लॉकहीड C-130E है और एक कमीशन हुआ था फ्लाई करने के लिए इन द मिड 50s। और साथ ही आपने शॉट में देखा होगा कि ये माउंटेन वाला लैंडस्केप पे भी कुछ फाइटिंग सीन्स दिखाते हैं। वहां तक बात कैसे पहुंचती है, क्या अमेरिकन मिलिट्री इन्वॉल्व होती है, क्या चाइनीज भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं से, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। लेकिन फिर ये वाला शॉट देखो जरा, ये टैक्टिकल नाइट विजन स्नो फाइटिंग गियर कहां से आ गई 70s में। ये वाला शॉट देखना, यश बीच में खड़ा हुआ है, 1.5-2 दर्जन लोग यहां मरे हुए हैं और सामने से 1.5-2 दर्जन लोग भागे भागे आ रहे हैं उसको मारने के लिए। अब जितना टीजर में देख के पता चलता है और जितना गेस करा जा सकता है, इनकी जो हाव भाव है, जो लोग भागते आ रहे हैं जैसे उन्होंने गन्स पकड़ी हुई हैं, ये मिलिट्री के लग रहे हैं। और ज्यादा चौकन्ने मत होना ये देख के कि अगर पूरी की पूरी मिलिट्री को सिंगल हैंडेडली ध्वस्त कर दे, पेल दे, बेंचो गुद्दी थपेड़ दे पूरी पूरी मिलिट्री की सिंगल हैंडेडली। यश भाई अच्छा, कहानी 60s में भी खींचती है तो एनेक्सेशन ऑफ गोवा का भी कोई ना कोई एंगल हो सकता है, ऑपरेशन विजय का भी शायद दिखाया जा सकता है। टीजर में तो ऐसा कुछ नहीं था। कहानी डेकेड आफ्टर डेकेड जंप जरूर लेती है टाइमलाइन में। फॉर एग्जांपल इस शॉट में यहां पे अगर आप देखेंगे, यश के कैरेक्टर के बाल लंबे हैं और बाल सफेद भी हैं, व्हिच मींस ही हैज एज्ड, वो बुढ़ा हुआ है। कहानी आगे बढ़ी है, दूसरी टाइमलाइन में गई है और साथ ही सेम शॉट में AK-47 गुंडे ने पकड़ी हुई है, व्हिच अगेन मींस कि भैया न्यू वेपन्स आए हैं तो एक नया डेकेड हो सकता है। तो टीजर को देख के 2-4 चीजें तो काफी क्लियर है स्टोरी वाइज। चाइनीज इन्वॉल्वमेंट है, उसी के साथ साथ शायद प्रोबेबल अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। और लैंडस्केप सिंस चेंज हो रहे हैं तो खाली गोवा में तो कहानी है नहीं। अब इन्होंने ये सारी की सारी खिचड़ी तो इकट्ठी कर ली है, अब ये इसको सर्व कैसे करते हैं उस पर हर चीज डिपेंड करेगी। अब बात करते हैं 2 चीजों के बारे में। पहली है कि भैया जो ये सर्कस दिखा रहे हैं बार बार, इसका क्या एंगल है, और साथ ही जो पोस्ट क्रेडिट सीन में विदाउट दाढ़ी यश का कैरेक्टर आया था जिसको लेकर बहुत हो हल्ला हो रहा है, उसके आगे क्या कहानी हो सकती है। तो सर्कस वाला जो एंगल है शायद वो ये हो सकता है कि उस जमाने में फॉरेन सर्कस लगा करते थे, एक शहर से दूसरे शहर ये सर्कस मूव भी किया करते थे। अब इन्हीं सर्कसेस में जाता होगा, उसको शौक होगा या फिर किसी लड़की के चक्कर में जाता होगा राया का कैरेक्टर, और इन्हीं सर्कसेस में शायद वो प्यार में पड़ गया हो कियारा आडवाणी के, या फिर उसका उसके साथ फीलिंग हो और उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो यश हो जो हमारे को पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा। अब बिना दाढ़ी वाला यश मेरे हिसाब से तो ये दाढ़ी वाले यश का बेटा हो सकता है। अब बिना दाढ़ी वाला यश का कैरेक्टर जहां लड़ रहा है, जिन लोगों से लड़ रहा है, वो मेरे हिसाब से वियतनाम है और वो वियत कॉन्ग के लोगों से लड़ रहा है। वियतनाम वॉर चला था 1955 से लेकर 1975। शायद जो दाढ़ी वाला यश है वो इसी सर्कस में कियारा आडवाणी, नयनतारा, किसी के भी कैरेक्टर को प्रेग्नेंट कर देता है और फिर वो उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ हिज लाइफस्टाइल। और फिर सिंस उस लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बच्चे को वो जन्म देती है, एंड सिंस पूरा का पूरा सर्कस रेगुलरली मूव अराउंड करता है, वो किसी और जगह जाके बड़ा होता है और थ्रू आउट उसको ये पता होता है कि उसके फादर ने शायद उसको अबैंडन कर दिया है। या तो ये बिना दाढ़ी वाले यश का जो कैरेक्टर है वो वापस आता है अपने बाप की मदद करने के लिए जो अभी भी गैंगस्टर ही है और लड़ रहा है या तो पोर्चुगीज से या तो फिर किसी और माफिया से, या तो फिर ऑप्शन 2 जो कि ये है कि इसके दिमाग में अभी भी यही है कि मैं बदला लूंगा अपनी मां का, मेरी मां को इसने छोड़ दिया था और साथ ही मेरे को अबैंडन कर दिया, मैं बिना बाप के बड़ा हुआ हूं, एंड हेंस द डायलॉग डैडी आई एम होम। लेकिन इस फोटो को देखो, ये बिना दाढ़ी वाला यश किसी भी एंगल से आर्मी का तो नहीं लग रहा है, शायद ये कोई मर्सनरी हो, कानों में बुंदे हैं, टैटूज चलो फिर भी मानते हैं, आर्मी वालों के भी टैटूज होते हैं और साथ ही गले में बहुत सारी मालाएं हैं, तो इट्स प्रीटी क्लियर कि ये आर्मी वाला तो नहीं है। अच्छा, एक स्पेकुलेशन और चल रही है बिना दाढ़ी वाले यश के टैटूज को लेकर। अच्छा, यू हैव टू गिव इट टू देम कि इन्होंने कुछ सेट्स तो 50, 60 और 70s के अच्छे लगाए हैं, लेकिन कई जगहों पर चीजें ऐसी लगती हैं कि एक्यूरेट नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो शॉट है स्ट्रिप क्लब का, ये 80s और 90s का ज्यादा लगता है इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्रॉम द 70s और 50s। सेक्स सीन के लिए फर्स्ट लुक में ये इतने ज्यादा ट्रोल हुए थे कि यहां पे इन्होंने दिखाए तो हैं, लेकिन वो भी फास्ट कट पे डाल दिया, मिली सेकंड में गायब हो जाते हैं। तो मोर और लेस इस टीजर में ऐसा
कुछ नहीं है जो हमने पिछली चप्पल छाप साउथ इंडियन मसाला फिल्मों में ना देखा हो। ये एक टेम्पलेट है जो यहाँ पे भी बहुत ही फिटनेस के साथ उसको फाइन ट्यून करके पॉलिश करके परोसा जा रहा है। मैंने ऐसी फिल्मों को लेके एक बात पहले कही थी, दोबारा कह देता हूँ। साउथ इंडियन मसाला फिल्मों की प्रोडक्शन में, इनकी मेकिंग में आज तक सिर्फ एक ही चीज बदली और वो है इनके बजट्स। जब से नॉर्थ की मार्केट से कलेक्शन बढ़ी है, नॉर्थ की मार्केट में इनकी फिल्मों की पेनिट्रेशन बढ़ी है, इनके पास पैसा ज्यादा आ गया है इन कलेक्शन मनी। और ये पैसा ये कोई बहुत अच्छी फिल्म में बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर्स लिखने के लिए नहीं बना रहे हैं। फिल्म का हीरो अभी भी वही छपरी डेमीगॉड है जो जब आता है तो सबकी फटके पपीता हो जाती है। वही स्लो मोशन में एक्शन, वही स्लो मोशन में डायलॉग बाजी, एक घूसा मारेगा 50 गिरेंगे। हीरो दारूबाज, लड़कीबाज, चंदन चोर या फिर कोई स्मगलर होगा। तो अब ये इतना पैसा जो कलेक्शन से आ रहा है, जो बजट 400, 500, 600, 650 करोड़ के बताए जा रहे हैं, ये पैसा लग कहां रहा है? ये लग रहा है इन्हीं धी पिटी की चप्पल छाप कहानियों को पॉलिश करने में, रिफाइन करने में, इन द वे, इन द टर्म्स ऑफ हाउ दे लुक। मतलब आदमी वही है लेकिन जो उसने सूट अब पहना हुआ है वो 10 गुना 100 गुना ज्यादा फैंसी हो चुका है। और यहीं से एक फैलेसी शुरू हो गई है जो 4 चूतिया तुम्हें बोलते दिख जाएंगे यूट्यूब पे कि इनकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, आर्ट बना दिया, ये फ्रेम लगा दिया, वो यूज कर लिया। इनकी मसाला फिल्मों का बजट 300 से 600 करोड़ के बीच में होता है। विद दिस मनी इट इज वेरी ऑब्वियस दैट यू कैन बाय वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट दैट विल बी हैंडल्ड बाय वर्ल्ड क्लास सिनेमेटोग्राफर्स। फिल्म को सुंदर बनाना एट दिस बजट इज नॉट अ बिग डील। बड़ी बात वो है व्हाट यू कैन नॉट बाय विद दिस अमाउंट ऑफ मनी, वो ये है कि आपकी विजन क्या है, आप क्या नया लेके आ रहे हैं, आपने ऐसा क्या दिखाया जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा है। अगर एक ही चीज को तुम उठाओगे, एक ही टेम्पलेट को तुम उठाओगे, उसको बार बार ज्यादा पैसा डाल के रिसाइकल करते रहोगे तो वो रिफाइन होती जाएगी दिखने में। लेकिन क्या इनकी कहानियां रिफाइन हो रही है? कहानियों में जो लीड कैरेक्टर्स हैं उनमें कोई बदलाव आया ओवर टाइम? बिल्कुल भी नहीं, वही है। फॉर एग्जांपल आज भी साउथ इंडियन मसाला फिल्मों में मेजॉरिटी जो लीड एक्ट्रेस तक होती है उनको क्लीवेज और सुंडी दिखाने के लिए रखा जाता है। और टॉक्सिक का टीजर भी इन अ नटशेल, इन ब्रीफ यही है, स्टाइल विदाउट सब्सटेंस। गीतू मोहनदास की पुरानी फिल्में देख लो और गीतू मोहनदास का ये टीजर देख लो, तुम कहीं से कह ही नहीं सकते कि यश ने 80 to 85% हैंड होल्डिंग नहीं करी है ये फिल्म बताते हुए। इस फिल्म का विजुअल ट्रीटमेंट पाथ ब्रेकिंग हो सकता था, लेकिन नहीं, इनको बनानी केजीएफ ही है। इन्होंने वही टेम्पलेट उठाया, बस कलर ग्रेडिंग बदल दी, बन गया पूरा का पूरा नया फिल्म। बाकी रही बात हाइप क्रिएट करने की, तो साउथ की चप्पल छाप मसाला फिल्मों से ज्यादा तो कोई पेड मार्केटिंग, पेड फैन क्लब्स बनवाता ही नहीं। ये हर जगह इकट्ठे हो जाते हैं, यहां भी हो जाएंगे। धुरंधर का अगर इस फिल्म के साथ क्लैश होता है, जो अभी तक तो सर्टेन है, तो मेरे से एक बात लिखवा लो, कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे धुरंधर को पुल डाउन करने का। कोई बड़ी बात नहीं है, पहले 3 दिन में ये 300, 350 ही कलेक्शन भी बता दे। अच्छा, एक टिपिकल ट्रेट और बताता हूं मैं तुम्हारे को इनका। अगर फर्स्ट लुक बुरा होगा तो बोलेंगे भैया टीजर आने दो, टीजर बुरा होगा तो बोलेंगे ट्रेलर आने दो, ट्रेलर बुरा होगा तो बोलेंगे पिक्चर आने दो, और अगर पिक्चर खराब निकली तो डायरेक्टर की गलती है, स्क्रिप्ट खराब है। फिल्म का वो हीरो जिसका पकड़ के ये गोल गोल झूल रहे हैं, जो हैंड होल्ड कर रहा है डायरेक्टर को, उसकी विजन को वाटर डाउन कर रहा है, उसको कभी ब्लेम नहीं करेंगे। रवि बसरूर का बैकग्राउंड म्यूजिक है और वही टिपिकल कान फाड़ विदाउट एनी सेंस पूरी वॉल्यूम पे करके चला रखा है, बिल्कुल भी इंपैक्टफुल नहीं है बीजीएम। और ये कुछ नहीं मिला तो कैनवा के ये वाले टेम्पलेट देख लो, ये देखो यहाँ पे ये गड़गड़ गड़गड़ करके बंदूकें लगा दी, ऊपर उसका नाम लगा दिया, उस पर खून डाल दिया, यही चल रहा है। इस टीजर की तारीफों के पुल पता कैसे बांधे जाएंगे, किस चीज को फाउंडेशन या फिर बेस बना के बनाए जाएंगे। फिल्म के फर्स्ट लुक को जो एक लिटरल कॉन्डम की एड थी, एटलीस्ट फर्स्ट लुक से तो मच बेटर है। अबे तुम पागल वागल हो क्या थोड़े? टाइगर श्रॉफ अपनी हर दूसरी पिक्चर में सेम रोल प्ले करता दिखता है और उसको डिजर्व्ड गाली पड़ती है, लेकिन यहाँ पे यश KGF 1, KGF 2 और उसके बाद लाइन से तीसरी फिल्म में ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसका पकड़ के झूल जाएंगे। ऐसी फिल्मों को सिर्फ सिनेमेटोग्राफी या फिर वो दिखती कैसे है इस बेसिस पे प्रेज करने का मतलब है एक ऐसे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को प्रेज करना जो सिर्फ दिखता अच्छा है, डील डोल अच्छा है, लेकिन जब मुंह फाड़ता है तो कुछ तथ्य की बात नहीं कहता, सब्सटेंस की बात नहीं कहता। मेक्स नो सेंस। थकान होने लगी है ये सेम टेम्पलेट की बार बार पिक्चरें देख के, वही बीजीएम बढ़ा दो, वही 4 लोगों को एक ही चाकू से मार दो, वही एक गोली से 50 आदमी मर रहे हैं, एक घूसे से 100 आदमी गिर जा रहा है, पूरी मिलिट्री पेल दे रहा है हीरो। आई मीन दिस फटीग नीड्स टू गेट ओवर एंड इट विल गेट ओवर वेरी सून आई एम श्योर। अब जिसने इस छपरी टीजर के बारे में सही बोल दिया उसके कमेंट सेक्शन में गलियाना शुरू कर देंगे जाके रैबिट डॉग फैन क्लब जो इनके हैं, कोई नई बात है नहीं। इंस्टाग्राम पे पहुंच जाएंगे, वहां गाली गलौज करने लगेंगे, ये इनका काम है। अपने स्टार को सेम ही फॉर्मूला को बार बार रिपीट करने के लिए कहीं भी ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन जो सच्चा रिव्यू दे देगा उसको गलियाएंगे। मेरे कमेंट सेक्शन में भी तुम्हें यहां से वहां बिना पानी के हगदे दिखेंगे, ये तो करने दो भाई, रॉकी भाई के फैन है ये तो आग लगाते थिएटर तोड़ देते हैं, ये तो भैया कमेंट सेक्शन में हगना कौन सी बहुत बड़ी बात है। ये था मेरा रिव्यू ऑफ द टॉक्सिक टीजर, जिसमें हमारे को बहुत कुछ नया देखने को मिल गया जो हमने आज तक कभी नहीं पहले देखा था। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना।